इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। सरदार खान ने पुरअज़म होकर कहा। अच्छा चलें, ब्रेक ख़त्म होने वाली है। लोगों को क्लासरूम की तरफ बढ़ता देखकर मैं भी उठ खड़ा हो गया। सरदार ने भी इस बात में सर हिलाते हुए मेरी तकलीद की थी। टी ब्रेक के बाद इंस्ट्रक्टर ने सिर्फ एक पीरियड पढ़ाकर हमें ये कहकर छुट्टी दे दी कि अगले दिन हर स्नाइपर अपने मुल्क की आर्मी यूनिफॉर्म में होगा। शाम को कोई क्लास वगैरह नहीं थी। हम दोनों ट्रैक सूट डालकर पीटी ग्राउंड में चले गए। बड़ा हो सकता है, लेकिन ये ज़रूर कहता हूँ कि इनकी तरबियत बहुत बेहतर और जदीद सहूलियात को बरोए कार ला कर की जाती है। जैसे हम स्नाइपर कोर्स के लिए यहाँ आए थे, तो ट्रेनिंग मैदान के अलावा हम तमाम के रहायशी कमरों में भी इन्होंने ऐसी सहूलियात मुहैया कर दी थी कि हम अपने कमरे में आराम करते वक्त भी स्नाइपिंग के मतलब काफ़ी मालूमात सीख सकते थे। कोई भी इंसान कभी अपने फ़न में कामिल नहीं होता, और कोई भी अक्लमंद ज़िंदगी के किसी मरहले पर यह कहने की जसारत नहीं कर सकता कि अभी इसे सब कुछ मालूम है। बकौले सुकरात, सबसे ज़्यादा जानने वाला वो है जो ये जानता है कि वो कुछ नहीं जानता। फ़िल्म देखने के दौरान मैंने सरदार हुसैन से को कहा, आज के बाद हम पश्तो में गुफ्तगू किया करेंगे। क्या मतलब? इसने हैरानी से पूछा। मतलब ये खान साहब के मुझे पश्तो सीखने का शौक़ है और अब एक खान की सोहबत भी मुयस्सर आ गई है, तो क्यों ना इससे फ़ायदा उठाया जाए। और इस बारे में मुझे उस्ताद उमर दराज़ की भी ताकीद थी। उस्ताद उमर दराज़? हाँ, उस्ताद उमर दराज़। मैंने इसे उस्ताद उमर दराज़ से होने वाली मुलाकात का हाल बता दिया। बड़े खुशकिस्मत हो यार, मैं भी कहूँ एकदम तुम्हारा फ़ायर मुझसे बेहतर कैसे हो गया। ये तो है, मैंने इस बात में सर हिलाया।
वैसे पश्तो सीखना किसी फारग वक्त के लिए मौखर कर देते तो ठीक था, कहीं स्नाइपर ट्रेनिंग से ही हाथ ना धो बैठो। फिक्र माँ को मड़ा, फिक्र ना करो, मैं मज़ाहिया लहजे में बोला और वो कहका लगा कर हंस पड़ा। अगले दिन हम पाक आर्मी की यूनिफॉर्म पहन कर आ गए थे, तमाम अपने अपने मुल्क की यूनिफॉर्म में थे। पीरियड शुरू हुआ तो एक उधेड़ उम्र का शख्स सरदार खान और मेरे दरमियान आकर बैठ गया। वो तर्जुमान था। इंस्ट्रक्टर की कही हुई बातें वो सरदार के सामने दोहराता गया। ब्रेक टाइम में मैं सरदार के साथ खड़ा टूटी फूटी पश्तो बोलते हुए इसे हंसा रहा था कि मुझे अपनी पीठ पीछे जेनिफर की शोक आवाज़ सुनाई दी। वो सोर्नमंग से मुखातिब थी। वैसे नाम याद रखना वक्त का ज़िया ही है सोर्न साहब। अब देखो ना, तमाम की छातियों पर नेम प्लेट लगी है, नाम पढ़ लो, यूं ही दिमाग खपाने का क्या फ़ायदा। मुझे मालूम था कि वो सब कुछ मुझे सुनाने के लिए कह रही है, मगर मैं इसकी बात पर तवज्जो दिए बगैर सरदार से महवे गुफ्तगू रहा। इस दिन भी हमें 4 पीरियड्स पढ़ाई करना पड़ी। दोपहर को हम ट्रैक पर दौड़ रहे थे कि इसराइल से ताल्लुक़ रखने वाले क्लॉड और डोनाल्ड पास्को तेज़ रफ्तारी से दौड़ते हुए हमारे करीब से गुजर गए। चंद कदम आगे बढ़ने के बाद डोनाल्ड पास्को ने पीछे मुड़कर देखा और तंजिया अंदाज में मुस्कुराया। ये यहूदी मुझे काफ़ी दफ़ा श्रीकांत पार्टी के साथ बैठा हुआ नज़र आया था। इनकी ऐसी की तैसी। सरदार खान ने अपनी रफ्तार तेज़ करना चाहिए, मगर मैंने जल्दी से इसका बाजू थाम लिया। इन्होंने इस रफ्तार से ट्रैक किए 1 या 2 चक्कर लगाने हैं भोले शाह, और हमने 5 किलोमीटर का फासला पूरा करना है। मैं 5 किलोमीटर का फासला भी पूरा करूंगा और इन्हें आगे भी नहीं निकलने दूंगा। सरदार खान की पठानी हिस्स बेदार हो गई थी। यार, दिमाग को थोड़ा सा ठंडा रखो, स्नाइपर को गुस्सा नहीं करना चाहिए। मैंने इसे समझाकर इनका पीछा करने से रोक दिया और अगले ही चक्कर वो दोनों ट्रैक से उतरकर जिम की तरफ जा रहे थे। देख लिया, बस यही इनकी प्रैक्टिस थी। वो हमें चिढ़ा रहे थे। ज़ीशान, सरदार का गुस्सा अब तक नहीं उतरा था, तो चिढ़ाते रहे, हमें ज़रूरत ही क्या है चिढ़ने की। ये कोई मुकाबला तो नहीं था ना। तुम्हारा तो हर बात में अलहदा ही फ़लसफ़ा होता है। कल इस खूबसूरत लड़की को भी खफा कर दिया था, अब वो हिंदुओं के साथ घूम रही थी। मैंने हंसते हुए पूछा, तुम्हें इसके खफा होने का गम है या इसके हिंदुओं के साथ घूमने का? वो चंद लम्हे सोचने के बाद बोला, इसके हिंदुओं के साथ घूमने पर। मतलब मैं इसे कह दूं कि वो हिंदुओं के साथ ना घूमा करे, क्योंकि मेरे खान भाई को तकलीफ़ होती है, और अगर वो खुद को अकेला समझती है तो सरदार खान इसका अकेलापन दूर कर सकता है। वो झट बोला, ये भला कैसे मुमकिन है? शनारे बेगम मेरी जान को आ जाएगी। मेरी भाभी को क्या पता कि इसका शौहर अमेरिका में क्या करता फिर रहा है। वो मुझे सूंघ कर बता देती है कि मेरे दिल में क्या है। यानी आपके ख्याल इतने बदबूदार हैं कि इनकी बू हमारी भाभी को भी फ़ौरन समझ आ जाती है। यार, मजाक उड़ाने की कोशिश ना करो, मैंने यूं ही कह दिया था। मेरी तरफ से भाड़ में जाए। जवाबन मैं हंसकर खामोश हो गया था कि ज़्यादा बातें करने से हमारा सांस फूलने लगा था। इसी वक्त हमने जेनिफर को आते देखा। वो अकेली नहीं थी, इसकी अमेरिकन साथी कैट वॉटसन भी इसके हमरा थी। दोनों ने चुस्त पजामे पहने हुए थे। बलाई जिस्म में फ़कत ब्लाउज़र पर मुश्तमिल था, मगर ये पाकिस्तान तो था नहीं कि हमें हैरानी होती। वहाँ की औरतों के नज़दीक तो ये एक मुकम्मल लिबास था। बेहया औरतें। सरदार खान ने नाक भून चढ़ाई। देख लो, तुम मुझे इनसे दोस्ती का मशवरा दे रहे थे। मैंने सरदार को शर्मिंदा करने की कोशिश की। वो क्या कहते हैं, जंग और मोहब्बत में हर चीज़ जायज़ होती है। इससे मोहब्बत कौन करता है? वो फलसफाना लहजे में बोला, मोहब्बत ना सही, हिंदू के बच्चे से जंग तो है ना। सरदार, जानते हो तुम्हारी बातों से क्या नतीजा निकलता है? क्या? यही कि तुम खालिस और खरे पठान हो। वो खिफत से बोला, ज़ीशान भाई तनस कर रहे हो तो और क्या करूं? तुमने इसके अलावा मुझे किसी काबिल छोड़ा ही नहीं है। वो देखो, काफिर के बच्चे भी पहुंच गए हैं। सरदार खान ने दूर से आते हुए श्रीकांत और राजपाल को देखकर नफरत भरे लहजे में कहा, बाहर में जाएं यार। सरदार को कहकर मैं अमेरिकन तितलियों की पुश्त को ढूंढने लगा। साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं, से भी एक कदम आगे का लिबास तन किए हमसे 30-35 मीटर आगे दौड़ रही थी। इनके बादामी जिस्म का असल रंग छुपाने के अलावा किसी उज़ू को छिपाने की अहलियत भी नहीं रखते थे। आजकल तो खैर से पाकिस्तान में भी इस तरह की स्किन टाइट पाजामे का रिवाज आम है, बल्कि हमारे लिबरल्स आम वतनों का पसंदीदा लिबास यही है। वो दोनों लड़कियां हमारी ही तरह जॉगिंग ही कर रही थीं।
इसलिए हमारे बीच फासला बरकरार रहा था। श्रीकांत और राजपाल ट्रैक के किनारे खड़े होकर इनके करीब आने के मुंतज़िर रहे। जैसे ही वो दोनों इनके करीब पहुंची, वो इनके साथ कदम मिलाकर दौड़ने लगे। हमारा 20वां चक्कर मुकम्मल हो गया था, इसलिए हम जिम की तरफ बढ़ गए। थोड़ी देर बाद वो चारों भी शौक जुमलों का तबादला करते हुए जिम में दाखिल हुए। श्रीकांत ने हमें देखकर मायनी खेज की नुमाइश पर बाज़िद हो नज़र आते हैं। हाँ, ये अलहदा बात है कि फ़िल्मों में तो कैमरा ट्रक या डिमी के इस्तेमाल से ये मकसद पूरा किया हो जाता है। यहाँ इन दोनों के पास कोई ऐसे जिस्म मौजूद नहीं थे कि वो किसी को अमेरिकन लड़की को मुतासर कर सकते। खैर, ये मेरी ज़ाती राय है। ज़रूरी नहीं कि लड़कियाँ सिर्फ मसल्स देखकर ही मुतासर होती हों, इनकी कोई दूसरी खूबी भी इसे पसंद आ सकती थी। अपनी मशक़ के इख्तिताम पर हम दोनों जिम से बाहर निकल आए। कमरे की तरफ जाते हुए मैंने सरदार खान को जेनिफ़र के गुस्से की बाबत बताया। एक बात कहूँ ज़ीशान भाई, मुझे लगता है ये गोरी तुम्हारी ज़ात में दिलचस्पी ले रही है। भला वो कैसे? मैंने हैरानी से पूछा। यार, सामने की बात है, वो कल से इन लोगों के साथ घूम रही है जिनसे तुम्हें नफ़रत है, और फिर छोटी छोटी बातों पर वो तुमसे उलझने की कोशिश कर रही है। ऐसा ख्वामख्वाह तो नहीं किया जाता। मुझे याद है कि चिनारे बेगम हर वक्त मेरे पीछे पड़ी रहती थी। मुझसे लड़ना झगड़ना इसका आए रोज़ का मामूल था। अब देखो, वो मेरी बीवी है। खान साहब कहो ना, तुम मुझे मेरी बीवी के हाथों मरवाना चाहते हो। वो हंसा। वो चिनारे बेगम तो नहीं है कि ऐसा सख्त कदम उठाएगी। भूल है तुम्हारी, ये जिन्स जिसे बीवी कहा कहा जाता है, शोहर नाम की। भाई, मुझे तो चिनारे बेगम का लड़ना, उसका गुस्सा, झगड़ना, इसकी ज़ेद, ये सब बहुत याद आता है। यकीन करो, जो प्यार मोहब्बत इसके गुस्से में होता है, इसके लिए परदेश में तरसता रहता हूँ। सही कहा। मैं ठंडा सांस लेकर
माहीन की यादों में खो गया था। वो मुझे तो ऐसी ही वो भी तो ऐसी ही थी। यकीनन सारी मोहब्बत करने वाली बीवियां ऐसी ही होती हैं। इनकी अहमियत का अंदाज़ा इस वक्त होता है जब हम इनसे दूर होते हैं कि चंद मिनट देर से घर लौटने पर वो किस किस तरह की जराह करती हैं और खफा होकर या रूठ कर भी अपने खामन का इतना ही ख्याल रखती हैं जितना खुशी की हालत में रखती हैं। बगैर कुछ कहे खाने के बर्तन सामने लाकर धरना, बेतवज्जही ज़ाहिर करते हुए भी मुकम्मल ध्यान रखना कि प्लेट में सालन ख़त्म तो नहीं हो गया या पास पानी का गिलास तो खाली नहीं हो गया। बिस्तर पर लेटते हुए अपनी ऐसी हरकत करना कि शोहर का मालूम होता रहे कि बेगम साहब जाग रही हैं, सोई नहीं, और शोहर साहब के पास मनाने की गुंजाइश मौजूद है। बज़ाहिर लाताल्लुकी का अंदाज़ लिए शोहर की हर सहूलत का पूरी तवज्जो से जायज़ा लेना, ऐसा कोई मशरक़ी बीवी ही कर सकती है। मगरब के हिस्से में ये मोहब्बतें कहाँ, वहाँ तो बस सारी मोहब्बतों का महवर मर्द व औरत की जिस्मानी कशिश या दौलत का हुसूल होता है। अगले दिन ब्रेक के दौरान मैं और सरदार एक तरफ खड़े होकर लेपोल्ड साइट के मुताल्लिक़ तबादला ख्याल कर रहे थे। जेनिफर हमारे करीब खड़े जमील खान और सिकंदर अली खान के साथ आकर गप्पे हाँकने लगी। इन दोनों का ताल्लुक़ अफ़गानिस्तान से था। दोनों करीब शेब पठान थे। अंग्रेज़ी ज़ुबान पर इन्हें अच्छा खासा अबूर हासिल था। जेनिफर इनसे अफ़गानिस्तान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल करने लगी। मैं सरदार का हाथ पकड़कर वहाँ से थोड़ा दूर हट गया। सरदार को वहाँ से दूर होने की वजह मालूम नहीं हुई थी क्योंकि जेनिफर की तरफ इसकी पुश्त थी। अलबत्ता जिस जगह पर जाकर हम रुके थे वहाँ जापानी लिज़ोना अपनी साथी के साथ ऐसी बातों में गुफ्तगू थी जिसका एक लफ्ज़ भी हमारे पल्ले नहीं पड़ रहा था। ये दोनों इतनी खूबसूरत तो गुफ्तगू तो नहीं कर रहे कि तुम मुझे इतनी तेज़ी से यहाँ तक खींच लाए हो। सरदार तंज़िया अंदाज में मुस्तफसिर हुआ। खान भाई, लिज़ोना की मासूमियत तो देखो ना। मैंने बच्चों के से नक्श रखने वाली जापानी लड़की की तरह जानब इसे मुतवज्जो किया। लिज़ोना अपना नाम मेरे मुँह से सुनकर चौंकी और मुझे अपनी जानब घूरता पाकर मुस्कुराकर अदब देने के अंदाज में झुक गई। मैंने भी इसी अंदाज में झुककर इसे आदाब कहा। इसका साथी और दूसरा सरदार मेरे अंदाज पर हंस पड़े थे। लिज़ोना के मासूम चेहरे पर भी तबस्सुम खिलने लगा। हाय लिज़ोना, मैं ज़ीशान हैदर और ये मेरा साथी सरदार खान है। मैंने इसकी जानिब मुसाफे के लिए हाथ बढ़ाया। वो पुरतपाक मुसाफा करते हुए कहने लगी, थैंक यू ज़ीशान एंड थैंक यू सरदार। इसका साथी भी हमें खुश दिली से मिला था। इनसे मुसाफा करके हमने इनके साथ ही रुककर गपशप करने लगे। मैंने कुन अखियों से जेनिफर की जानब देखा। वो हमारी जानब ही मुतवज्जो थी। इसका रवैया मुझे उलझन में डालने लगा था। हर इंसान अपनी खूबसूरती के बारे में खुशफहमी का शिकार होता है। मैं भी अच्छा खासा खूबसूरत और पुरकशिश था, मगर वहाँ पर ऐसे मर्द मौजूद थे जो मुझसे ज़्यादा खूबसूरत और कदावर थे। मैं तो शायद इनके अशर भी नहीं था। दरमियानी कदोकामा, रंग भी हल्की सांवली जिसे ज़्यादा से ज़्यादा गंदी कहा जा सकता था। अफ़गानिस्तान से आने वाले दोनों हजरात तो 6 फुट से भी निकले हुए कद के थे। सुर्ख सफ़ेद रंगत और सेहतमंद जिस्म, बिलाशुबा मगरबी तहजीब की में पली पड़ी। अब इन औरतों के लिए वो आइडियल साथी थे। इन दो के अलावा भी वहाँ काफ़ी खूबसूरत मर्द मौजूद थे। इन तमाम की मौजूदगी के बावजूद जेनिफर का यूँ मुझमें दिलचस्पी लेना मुझे हज़म नहीं हो रहा था। फिर मुझे ख्याल आया, मैं किसी मखसूस ओहदे पर विराजमान कोई बड़ा आदमी नहीं हूँ कि एक लड़की की अपनी जानब मारे होने को किसी साजिश का नाम दे दूँ। इसी तरह कोई अल्हड़ दो चीज़ा भी नहीं कि मैं अपनी इज़्ज़त व असमत का खौफ लाहक हो। गो मर्द की भी इज़्ज़त होती है, मगर फी ज़माना इसका ख्याल भी औरतों ही को करना पड़ता है। खुद मर्द को ऐसी कोई तवज्जो नहीं करना पड़ती, इसकी इज़्ज़त महफूज रहे। अपने तय मैं यही कर सकता था, इसे नज़रअंदाज करता रहूँ, और यही मैं कर रहा था। शायद ये दिलचस्पी की बजाय नफरत हो। मेरे दिमाग में ये काबिल कबूल सोच लहराई। इसी वक्त ब्रेक का टाइम ख़त्म होने की घंटी हुई और मैं सर झटक कर क्लासरूम की तरफ बढ़ गया। 3 दिन लेपोल्ड टेलीस्कोप साइट के बारे पढ़ाने के बाद चौथे दिन हमें अमली तौर पर फायरिंग रेंज पर ले जाया गया। जदीद सहूलियात से मुज़य्यन वो बेहतरीन फायरिंग रेंज थी। यहाँ पाकिस्तान में आउटडोर फायरिंग रेंज में मुख्तलिफ़ फासलों पर फायर करने के लिए फायरर को हदफ से दूर जाना पड़ता था और हदफ एक जगह पे वस्त होते हैं। वहाँ इसके बरक्स हरकती हदफ लगे हुए होते थे। फायरर को अपनी जगह से हिलना नहीं पड़ता।
बटन दबाकर हदफ को 25 मीटर से लेकर 3000 मीटर के फासले तक बआसानी करीब या दूर किया जा सकता था। क्लास की तुलबा की तादाद के बराबर रेंज मास्टर स्नाइपर राइफल्स दस्तयाब थीं। तमाम स्नाइपर्स को अलहदा राइफ़ल मिली। हर एक ने अपनी राइफ़ल को खुद ही फायर के लिए दुरुस्त करना था। रहनुमाई के लिए इंस्ट्रक्टर्स मौजूद थे। रेंज पर 10 हदफ नस्ब किए गए थे और हर हदफ ताकतवर कैमरे की जद में था। एक फायरर अपने हर फायर के करीब लगी हुई स्क्रीन पर फायर शुदा एक गोली का 1 नंबर, 1000 मीटर से एक गोली के 2 नंबर, 1500 मीटर से एक गोली के 3 नंबर और 1800 मीटर के फासले से एक गोली के 6 नंबर होंगे। कोई भी फायरर अपनी तमाम गोलियां 300 मीटर के फासले से भी फायर कर सकता है और 1800 मीटर के फासले से भी, बल्कि 1900 या 2000 मीटर से फायर करने की भी मुमानत नहीं है। 1900 मीटर पर एक गोली के 9 नंबर होंगे। यहाँ मैं ये बताना ज़रूरी समझता हूँ कि लेपोल्ड साइड की रेंज 2000 मीटर तक है, मगर मैं खुद 1700 मीटर के बाद हदफ को निशाना बनाने में नाकाम रहा हूँ। हमारे एक इंस्ट्रक्टर हुआ करते थे पीटर स्मिथ, और वो 18 मीटर के फासले से हदफ को निशाना बना लेते थे। लेकिन तुम लोगों की बदकिस्मती कि मैं इनसे तुम्हारी मुलाकात नहीं करा सकता, क्योंकि करीबन 2 माह पहले वो वफ़ात पा चुके हैं। खैर, ये एक ज़िमनी बात थी। मैं तुम लोगों को हौसले को महमीज़ नहीं करना चाहता, और ये याद रखना कि ये फायर जोड़ियों की सूरत में हो रहा है, इसलिए 2 आदमियों के नंबर मिलाकर नतीजे का ऐलान किया जाएगा। अब तमाम स्नाइपर्स अपने फायरिंग अड्डों पर तशरीफ़ ले जा सकते हैं। मेजर जेम्स मैथोनी की बात ख़त्म होते ही हम फायरिंग अड्डों की जानिब बढ़ गए। मैं सरदार खान को फायरिंग की हदायत के मुतल्लिक़ बताने लगा। मेरी बात अभी तक दरमियान में ही थी कि मुझे मेजर जेम्स मैथोनी ने पुकारा। मिस्टर जिशन, वो मेरे नाम में अलिफ को हज़फ कर देते थे। जी सर, मैंने रुक कर जवाब दिया। मेरे पास आ सकते हो? यस सर कहकर मैंने सरदार को कहा, तुम जाओ, मैं इंस्ट्रक्टर की बात सुनकर आता हूँ। और सरदार सर हिलाकर फायरिंग अड्डे की सिमत चल पड़ा, जबकि मैं मेजर जेम्स मैथोनी की जानिब बढ़ गया।